हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बुलेट कोड। तो आज हम लेके आ गए हैं अपनी वीडियो जो है 5 ईयर ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ पल्सर RS 200। तो आज हम आपको इसके बारे में सारी बातें डिटेल्स में बताएंगे कि कैसी ये बाइक आपको लेने के लिए प्रेफर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और एक आधी बाइक से इसका कंपैरिजन भी बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसके लुक्स की, तो 5 सालों के बाद गाइस ये है मेरी बाइक का लुक। आपको मैं 360 डिग्रीज का लुक दिखा देता हूँ। 5 साल के बाद भी कुछ ऐसी दिखती है। इसके लुक्स तो हैं ही शानदार, साथ के साथ इसकी परफॉर्मेंस का भी कोई जवाब नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसकी ओनरशिप एक्सपीरियंस की, जो 5 साल बाद का मैं आपको बताऊंगा। 5 साल मुझे हो चुके हैं इस बाइक को ऑन करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि ये बाइक मेरी अब तक सिर्फ चली है 22,000 किलोमीटर्स, और 22,000 किलोमीटर पे मैं इसकी लगभग 10 बार सर्विस करवा चुका हूँ। इसकी सर्विस की कॉस्ट आती है 2,500 से 3,000 के बीच में। वो वेरी करता है कि आप क्या कुछ पार्ट की सर्विस करवा रहे हैं, कौन सा पार्ट आपका चेंज होना है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल के रिगार्डिंग वो कॉस्ट ऊपर नीचे वेरी करती है। और 5 साल में मैंने सिर्फ इसके टायर्स एक बार बदलवाए हैं, जो कि खास घिसे नहीं थे, पर मुझे लुक चेंज करवाने के लिए थोड़ा शौक था, इसलिए मैंने इसका टायर चेंज करवा लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका पीछे वाला टायर मैंने थोड़ा मोटा डलवा रखा है। इसकी टायर्स की कॉस्टिंग थोड़ी एक्सपेंसिव है। ये पीछे वाला टायर मुझे पड़ा था लगभग 6,000 रुपये का, और आगे वाला टायर भी लगभग 5,000 रुपये का। तो लगभग सेम सी ही कॉस्टिंग थी इसकी। अपोलो कंपनी के इसके टायर्स हैं। ओनरशिप के रिगार्डिंग जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि इसकी सर्विसिंग और इसकी मेंटेनेंस हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। क्योंकि गाइस अगर इसके कोई भी पार्ट में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो हमें बहुत यूँ लगा लो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है वो पार्ट। और इसकी जो सर्विसिंग या फिर कोई भी पार्ट चेंज होता है या कोई भी मॉडिफिकेशन होती है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप किसी ट्रेंड मैकेनिक से ही करवाएं। क्योंकि जो इसकी बॉडी पैकिंग है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो आपकी बाइक फिर किसी और मैकेनिक से होगी नहीं ठीक से। अगर बॉडी की इम्प्रॉपर पैकिंग होगी तो फिर इसमें हिलने की साउंड आपको आती रहेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी सारी बॉडी प्लास्टिक की है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप किसी ट्रेंड मैकेनिक से या फिर ऑथराइज डीलरशिप से ही इसकी सर्विस करवाएं, ऑथराइज सर्विस सेंटर से इसकी सर्विस करवाएं, वो ही बेटर रहता है। मॉडिफिकेशंस भी आप जितनी पॉसिबल हो वहीं से करवाएं, बाहर से करवाना मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। और गाइस बात करते हैं इसकी माइलेज की, तो इसकी माइलेज लगभग मैंने कभी ऐसे मेज़र तो नहीं करी करेक्ट, पर मैं अगर आपको एक रफ सा फिगर दूं तो 35 के अराउंड मैक्सिमम एवरेज निकालती है, उससे ज़्यादा नहीं निकालती। मैं तो इसको काफ़ी कम यूज़ करता हूं। मेरे पास एक रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड है बुलेट 350, मैं उसको ही ज़्यादा चलाना प्रेफर करता हूं, इसको मैं कम यूज़ करता हूं। अगर बुलेट से कंपेयर करूँ तो ये थोड़ी कम एवरेज देती है, और मुझे कुछ कंफर्टेबल भी बुलेट ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं उसी को चलाना प्रेफर करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी नीचे है, कंपैरेटिवली रेसिंग बाइक्स की नीचे ही होती है। तो इसको प्लेन रोड्स पे चलाना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि वो नीचे लग जाती है, बम्पी रोड्स पे नहीं लेके जा सकते। नीचे लगने का काफ़ी डर रहता है। बॉडी भी प्लास्टिक की है तो उसमें भी डिफेक्ट आने का, टूटने का डर बना रहता है। तो दोस्तों मैं अब आपको इसका फ्रंट लुक दिखाऊंगा हेडलाइट्स ऑन करके, इसको स्टार्ट करके, और कैसे इसका लाइट का थ्रो होता है अब हम देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इनबिल्ट हेलोजन बल्ब्स आते हैं, इसमें LED लाइट्स नहीं आती। थ्रो तो अभी मैं आपको ऐसे लाइट में नहीं दिखा पाऊँगा, किसी दिन अंधेरे में आपको थ्रो की वीडियो अलग से बना के दिखाऊँगा। पर ये है इसकी फ्रंट लुक। और ये इसका इंडिकेटर कुछ ऐसा चलता है। इंडिकेटर्स में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। मैंने इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करवाई थी, जिसमें कि वो ब्लिंकिंग वाला जो फीचर होता है मैंने वो डलवाया था। और बाई चांस मेरी वायरिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके बाद मेरी बाइक स्टार्ट होना बंद हो गई थी। क्योंकि वायरिंग में प्रॉब्लम आने के बाद जो बैटरी से कनेक्ट होता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो इस वजह से इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं इसलिए आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सिर्फ ऑथराइज जो सर्विस सेंटर है वहीं से इसका काम करवाएं। और एक मेजर इशू जो आता है, अगर आप बाहर इसको कहीं पे देते हैं सर्विसिंग के लिए या कोई भी मॉडिफिकेशन करवाते हैं, तो जो उस मैकेनिक्स होते हैं उनको ये प्रॉपरली पैक नहीं करनी आती। वो खोल तो लेते हैं, उनको बंद नहीं करनी आती, तो फिर इसमें आवाज़ रह जाती है, इसकी प्रॉब्लम होती है फिर। तो मैं अब आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाने जा रहा हूँ। इसका एग्जॉस्ट कैसे साउंड करता है, आप KTM से भी उसको कंपेयर कर सकते हैं।
आरपीएम देखो आप। तो दोस्तों ये था इसका ओवरऑल एग्जॉस्ट साउंड। हमने इस वीडियो में ओनरशिप के रिगार्डिंग मैक्सिमम पॉइंट्स तो कवर कर ही लिए हैं। मैं आपको इसका एक स्पेशल पॉइंट गिनवाना चाहता हूँ। मैंने एक बार इसकी रेस करी थी KTM RC 200 के साथ, तो उसको तो इसने पीछे छोड़ ही दिया था रेसिंग के मुकाबले में। इसका पिकअप मुझे उससे बेटर लगा, और कंफर्ट वाइज भी देखें तो इसकी सीटिंग है जो वो KTM RC से काफ़ी बेटर है। उसमें आपकी चेस्ट बिल्कुल इसके फ्यूल टैंक को टच होने को हो जाती है, पर इसमें सीटिंग काफ़ी बेटर दे रखी है, कंपैरेटिवली उससे कंफर्टेबल है। अगर बात करें हम इसकी मॉडिफिकेशंस की, तो इस बाइक को आप जितना चाहे उतना मॉडिफाई करवा सकते हैं। आप इसका एग्जॉस्ट तक बदलवा सकते हैं, पर ध्यान रखें कि वो इलीगल है। आपको लीगैलिटीज़ में रहकर ही इसमें मॉडिफिकेशंस करवानी रिकमेंड करूँगा। मैंने जो मॉडिफिकेशंस करवा रखी हैं उसमें इंक्लूड होता है ये विंगलेट मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से मंगवाया था और ख़ुद ही फिट कर लिया था। दूसरा ये वाइज़र कंपनी फिटेड वाइज़र से थोड़ा बड़ा है, ये भी मैंने खुद ही फिट कर लिया था। सेकेंडली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें यहाँ पे क्लॉथ गार्ड लगाता है जिससे चैन में क्लॉथ ना फंसे, आपका कोई भी कपड़ा ना फंसे। वो मैंने रिमूव करवा दिया था क्योंकि उससे पीछे का थोड़ा बल्कि सा लुक आ रहा था, वो मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने इसलिए उसको रिमूव करवा दिया। और ये कुछ मैंने स्टिकर इस पर लगा रखा है, जो रेप्सोल आपको दिख रहा है। और मैंने इसमें और स्टिकर्स भी लगाए थे क्योंकि 5 साल पहले लगाए थे तो वो थोड़े रफ़ हो गए थे, मैंने उनको रिमूव कर दिया। तो गाइज़ ये थी इसकी ओवरऑल लुक और आप कह सकते हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस। 5 साल के बाद भी मुझे काफ़ी अच्छी इसके यूँ लगा लो कि आप काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रहती है, और मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी बाइक से। लास्ट में मेन पॉइंट जो कवर करने का रह गया था वो ये था इसकी कॉस्टिंग, या फिर इसका ऑन रोड प्राइस मुझे कितना पड़ा था। तो 5 साल पहले जब मैंने ये बाइक परचेज़ करी थी तो मुझे इसका प्राइस पड़ा था 1,60,000 के अराउंड ऑन रोड। उस टाइम मुझे थोड़ी कम प्राइस में मिल गई थी। अब इसका प्राइस काफ़ी हाई हो रखा है, और KTM वगैरह से कंपेयर करें तो उसका प्राइस है ही कम। रेसिंग बाइक्स की एक डिसएडवांटेज मुझे यह लगती है कि इनका जो सेकेंड हैंड प्राइस है या फिर आफ्टर मार्केट जो इनकी वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। ये मैंने 1,60,000 के अराउंड अगर ली है तो मुझे अब इसका प्राइस 1 लाख के अराउंड ही मिल रहा है। पर अगर अब के हिसाब से कंपेयर करें जो अब नई आती हैं, तो नई RS 200 का प्राइस लगभग 2 लाख प्लस ही होता है। तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत ठीक ठाक हमें इसकी मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। पर रॉयल इनफील्ड से कंपेयर करें तो काफ़ी कम इसकी सेकेंड हैंड वैल्यू मिलती है हमें। यह एक एवरग्रीन बाइक है। पल्सर का तो ब्रांड नेम ही आपने सुना होगा, इसकी रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। फिर भी इसका जो सेकेंड हैंड प्राइस है वो थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि रेसिंग बाइक है और प्लास्टिक की बॉडी होती है, वो टाइम के साथ डिटोरेट होती रहती है। बुलेट क्योंकि वो पूरा आयरन बॉडी में होता है, तो इसलिए उसकी प्राइस बनी रहती है। तो गाइस ये था मेरा 5 ईयर ओनरशिप एक्सपीरियंस या फिर रिव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर करा। और नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल बुलेट कोड सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो इम्प्रूवमेंट्स आपको लगती हैं इस वीडियो में हो सकती थी वो हमें सजेस्ट करें, और जो भी मेरी मिस्टेक्स थी उनको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अपना सपोर्ट दिखाएं कमेंट में, और स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग मोटो रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू। लास्ट में मैं इस वीडियो के इस बाइक की कुछ सिनेमैटिक सीन भी डालूँगा, तो चेक इट आउट।